अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, न्यूज़ रूम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की। हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली मोहलत ख़त्म हो गई है। कैंप्स में मुंतकली शुरू हो चुकी है। इस सिलसिले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कंट्रोल रूम क्या बताता है, कितने लोगों को रजिस्ट्रेशन के बाद कैंप्स में मुंतकिल किया गया और अब तक कितने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद कैंप्स पहुँच गए हैं, वहाँ क्या प्रोसेस होगा और इंतजाम कैसे होंगे, इस सब पर आज के न्यूज़ रूम में हम बात करेंगे। फैज़ाबाद धरना केस की भी बात होगी, दौरान समात क्या हुआ और चीफ जस्टिस की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए, जबकि मुल्की सियासी मंजरनामे पर क्या चल रहा है, इलेक्शन की तैयारियों को लेकर किस जमात की क्या तैयारी है, क्या बयानिया है, किस तरह से इंतखाबी मुहिम को प्लान किया जा रहा है, वोटर्स को किस तरह से मुतहरिक करने की कोशिशें हो रही हैं, ये सभी आज के न्यूज़ रूम का हिस्सा होगा। जबकि आज 26वां रोज़ है, इसराइली दरिंदगी की भी बात होगी और मिस्र की तरफ से खोला गया है रफ़ा क्रॉसिंग पर। अब जो ज़ख्मी मिस्र की तरफ जा रहे हैं वहाँ उनका इलाज मुआवजा होने जा रहा है, उसकी लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ आज का मैच गो के हमारा नहीं है लेकिन हमारे लिए है बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी भी खैर खबर लेंगे और देखेंगे कि हमने किस टीम के लिए दुआ करनी है कि वो जीते और किस टीम के हिस्से में हमने ये दुआ डालनी है कि आज वो अगर ना जीते तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो मामला है वो ज़रूरी है मजबूरी तौर पर, एक तो सेहत से जुड़ा हुआ हमारा और वो है स्मॉग। और इन दिनों में जिस तरह से मौसम बदल रहा है तो पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा इकदाम उठा लिया। अभी लेटेस्ट खबर आ रही है कि सूबे भर में स्मॉग इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तलबा और तालिबात की सेहत के लिए उनको मास्क लाजमी पहनने की हिदायत दे दी गई है। सूबाई वज़रा को कल से सरकारी और निजी स्कूल्स के विज़िट करने की हिदायत की गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि घरों की तामीर के दौरान मट्टी, रेत और मलबे पर छिड़काव न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो लाहौर और गिरदनवाह में इस वक्त जो माहौल है यानी मौसम है वो खासा गर्द आलूद है और उस गर्द आलूद मौसम की वजह से एक तो पहले तजवीज़ ये थी कि बुध के रोज़ छुट्टी हुआ करेगी, लेकिन खैर फिर वो मामला खटाई में पड़ गया और पूछा ये भी गया कि बुध की छुट्टी से सिर्फ और सिर्फ स्मॉग कैसे कंट्रोल होगी। फिर एक रूटीन का प्रोसीजर होता है, भट्टों के खिलाफ कार्रवाई और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई, वो भी साथ साथ चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसमें शिद्दत आ रही है अब कुछ जो गाइडलाइंस हैं वो जारी कर दी गई हैं, मास्क वगैरह और दीगर कुछ। बिल्कुल ऐसे इससे पहले हमने देखा था कि महकमा सेहत की जानिब से भी ये हिदायत दी गई थी कि मास्क ज़रूर पहने, इसके साथ साथ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, घरों से गैर ज़रूरी ना निकला जाए। लेकिन अभी पंजाब हुकूमत ने ये कह दिया है कि एमरजेंसी की सूरत हाल है, ऐसे में जो तलबा तालिबात हैं उनका भी मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है क्योंकि पूरे सूबे में इस वक्त स्मॉग का राज है और ख़ासी ये जो स्मॉग की सूरत हाल है इससे बीमारियाँ भी फैल रही हैं, गले की बीमारियाँ हैं, आँखों की बीमारियाँ हैं। ऐसे में सूबाई वज़रा कल से सरकारी और निजी स्कूल्स का विजिट भी करेंगे और जो तलबा तालिबात हैं शहरियों के साथ साथ उन्हें भी मास्क पहनने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसके साथ साथ मोहसिन नकवी की जानिब से कुछ दीगर हिदायत भी जारी की गई हैं और ये कहा गया है कि जो भी ये इकदाम हैं इनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तलबा तालिबात के लिए भी उनकी सेहत के लिए मास्क लाजमी करार दे दिया गया है। स्मॉग के पेश नज़र ये तमाम इकदाम और हिदायत जारी की गई हैं। महकमा मौसमात की जानिब से अभी फ़िलहाल बारिश की पेशगोई नहीं की गई। कहा जा रहा है कि जैसे ही बारिश होगी तो भी सूरत हाल में कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन जब तक नहीं होती तो तब तक जो तमाम ज़रूरी इकदाम हैं और हिदायत हैं उन्हें फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, यकीनी तौर पर यह ज़रूरी हो जाएगा। वैसे ही कि जैसे हिदायत पर ज़रूरी था अमल करना गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए और उन्हें कल तक का वक्त दिया गया था कि वो यहाँ से चले जाएं और जो नहीं गए अब उनकी पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद से आज के रोज़ मज़ीद कुछ 23 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। यूँ इस्लामाबाद में तादाद 137 हो गई है। कराची से भी 10 तारकीन वतन को धर लिया गया है। उधर इस्लामाबाद के होल्डिंग सेंटर से 64 अफगान बाशिंदों को वतन वापस भेज दिया गया है। हुकूमत ने गैर कानूनी तारकीन के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान किया है। कराची पुलिस ने अलबत्ता रज़ाकाराना वापस जाने वालों को रजिस्ट्रेशन करवाने की पेशकश की है और यही पेशकश खैबर पख्तूनख्वा से भी हुई है महकमा दाखिला की जानिब से कि जो रज़ाकाराना तौर पर वापस जा रहे हैं उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। ये सारे मामलात हैं और अब से यानी कि आज 1 नवंबर से ये सारा एक्शन शुरू होना था। इस सिलसिले में गिरफ्तारियों का आगाज़ हो चुका है। मोहम्मद आदिल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, उनकी तरफ चलते हैं, जानते हैं कि इस वक्त वफाकी सतह पर क्या प्लान है और किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। आदिल साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर डेडलाइन मुकम्मल हो चुकी है, लफ्ज़ एक्शन का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन ये एक्शन से पहले आप कह लीजिए कि एक सिलेक्शन हो रही है लोगों की कि जो जहाँ जहाँ है उसको वहाँ से निकाल कर होल्डिंग सेंटर्स में ले आया जाए और फिर वहाँ उसके बाद फिर एक्शन हो। तो एक्शन से पहले का ये सिलेक्शन का मरहला कितनी देर तक चलेगा? शुमार के मुताबिक 1,04,000 से जायद थी। आज तो हुकूमत की जानिब से तो ऐसी गिरफ्तारी ऐसे अमल में नहीं लाई गई, लेकिन हमने देखा कि रज़ाकाराना तौर पर वापसी का जो सिलसिला है वो पाक अफगान तौर हम सरहद के
जरिए। ठीक है, यहाँ पे रज़ाकाराना तौर पे वापसी का सिलसिला भी जारी है और अब तक बताया जा रहा है कमोबेश 1,04,000 ऐसे गैर मुल्की हैं जो कि अपने वतन जा भी चुके हैं। बहुत शुक्रिया उमैर, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। कल ये डेडलाइन ख़त्म हो गई है, आज 1 नवंबर है और आज से तमाम तर जो कार्रवाई है गैर कानूनी जो मुकीम है गैर मुल्की उनके हवाले से अब उन कार्रवाइयों पर और वो जो कानून बनाया उस पर अमल दरामद का आज से बाकायदा तौर पर आज से इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो रहा है। और इस वक्त हम एक और अहम मामले को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच है उसकी आखिरी गेंद रह गई है और न्यूजीलैंड के लिए एक अच्छा टोटल सेट होने जा रहा है। 351 हो चुका है 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे और अब देखते हैं कि ये 350 प्लस का जो टारगेट होगा वो न्यूजीलैंड के लिए कितना मुश्किल होगा और साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अटैक और आज हमारी तमाम पाकिस्तानियों की जितवाएं साउथ अफ्रीका को जिताना, इस पे हम नजर रखेंगे। लेकिन अभी हम एक और जगह चलते हैं जहां पर आज हम नोयत के मामले को डिस्कस किया गया और वो है फैज़ाबाद धरना। फैज़ाबाद धरना केस से मुतालिक नजरसानी की जो दरख्वास्तें हैं वो वापस लेने पर खारिज कर दी गई। पीटीआई की नजरसानी की दरख्वास्त भी वापस लेने पर खारिज की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। जी हाँ, चीफ जस्टिस की जानिब से कुछ रिमार्क्स भी दिए गए हैं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संजीदा नहीं लिया। अबसार आलम ने कुछ शख्सियात पर इल्ज़ामात आयद किए हैं। अगर हुकूमत कमीशन कायम करती है तो तमाम इल्ज़ामात कमीशन के सामने रखे जाएंगे। फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से आपको बता रहे हैं आज की समाअत का हुक्मनामा जारी हो गया और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संजीदा ही नहीं लिया। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। अबसार आलम ने कुछ शख्सियात पर कुछ इल्ज़ामात भी आयद कर दिए हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी है। हम जानना चाहते हैं कि फैज़ाबाद धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ करार दे दिया है। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आपने TORs इतने वसी कर दिए हैं कि हर कोई बरी हो जाएगा। अरबों रुपए का नुकसान हुआ मगर सरकार को कोई परवाह ही नहीं है। TORs में कहाँ लिखा है कि कौन से खुसूसी वाक़े की इंक्वायरी करनी है। हमारा काम हुक्म करना है, आपका काम इस पर अमल कराना है। अदालती फैसले पर आज तक अमल क्यों नहीं कराया गया? एक साहब बाहर से इंपोर्ट हुए और वापस चले गए। धरना अचानक नहीं हुआ, मैनेज कौन कर रहा था और मास्टरमाइंड कौन था? कमेटी की रिपोर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। चीफ जस्टिस की जानिब से आज ये रिमार्क्स दिए गए हैं। तो नजरसानी की दरख्वास्तें दायर करने वालों को अब ये समझ आ रही होगी कि नजरसानी का मामला पता नहीं एंटरटेन होता है नहीं होता, लेकिन अलबत्ता इस फैसले पर अमल दरामद का मामला जो है वो इस बीच से निकल आया है और अगर वो अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट मांग ली गई और चीज़ों को परसू किया गया तो फिर यकीनन मुश्किलात होंगी। खैर, सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत के दौरान चेयरमैन पैमरा सलीम बेग भी पेश हुए। चीफ जस्टिस ने उनकी सरजनिश कर दी। चेयरमैन पैमरा से कहा अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आप किससे डरते हैं? चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने जवाब दिया सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर अबसार आलम के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो ये मामला तो फिर वजारत दिफा से मुतालिक है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कब कायम हुई? कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन कहाँ है और रिपोर्ट किसको दी गई? जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा यह कमेटी किसने कायम की? क्या वफाकी हुकूमत की मंजूरी ली गई? इंक्वायरी कमीशन एक्ट के खिलाफ इसके तहत कमीशन जो कायम हुआ था वो एक्ट के खिलाफ कायम हुआ था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा नहीं हुआ तो ये कमेटी तश्कील का हुक्म कागज़ का टुकड़ा है। तो कमेटी की तश्कील के मामले को लेकर और साथ ही साथ चेयरमैन पैमरा की तैनाती से मुतालिक भी बात हुई कि आप उस वक्त भी थे अब भी थे तो कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा मुझे दोबारा लगा दिया कि अल्लाह फिर अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। अच्छा, चीफ जस्टिस के रिमार्क से लग रहा है आज खासे वो कुछ बरहम भी नजर आए और कुछ अहम सवालात भी उन्होंने किए। फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस की बात हम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने के मामले पर शेख रशीद को भी नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि ज़ियाउल हक को साबिक सदर नहीं मानता, अदालत में ऐसी गलत बयानी दोबारा ना करना। आइन के तहत सदर 5 साल के लिए ही हो सकता है, बंदूक के जोर पर कोई सदर नहीं बन सकता। एजाजुल हक की अदालती फैसले में रिपोर्ट की तरदीद। वकील ने कहा कि एजाजुल हक और मुजाहिरीन के दरमियान गठजोड़ की कोशिश झूठ पर मबनी है। बयानी हल्फी के मुताबिक मुजाहिरीन की कोई हिमायत नहीं की थी। तो फैज़ाबाद धरना केस जिसमें हम बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि अदालत में ऐसी गलत बयानी दोबारा नहीं करनी है। आज के दिन की जो अदालती कार्रवाई है उसको हम जान लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। शबीहा नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शबीहा, बताइएगा क्या तफसील रही और आज का जो हुक्मनामा है उसमें मज़ीद क्या कहा गया है?
جی بالکل، آج صبح سے جو یہ سماعت شروع ہوئی تھی 5 گھنٹے جو ہے یہ سماعت جاری رہی اور 3 رکنی بینچ نے جو ہے اس کیس کی سماعت کی. ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو جو اٹارنی جنرل ہے وہ روسٹرم پر آئے اور ان سے جب کویشچن کیا گیا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے حوالے سے تو وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر پائے، جس پہ بعد میں جو اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ حکومت کو تجویز دیں گے کہ انکوائری کمیشن بنائے، لیکن اس کے لیے جو ہے ان کو وقت کی مہلت چاہیے، جس پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حکم نامے میں جو ہے ان کو یہ مہلت دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کو یقینی بنائیں کہ جو عدالتی احکامات ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ابصار عالم جو کہ سابق چیئرمین پیمرا ہیں ان کو بلایا گیا روسٹرم پہ اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ نے جو بیان حلفی دیا اس میں آپ نے کچھ جو ادارے ہیں، کچھ اشخاص ہیں، ان پہ آپ نے الزام لگایا ہے، تو اگر حکومت ایک کمیشن بناتی ہے تو کیا وہاں پہ اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے. جس پہ جو ابصار عالم ہیں انہوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے کہا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا اور میں بیان جو ہے وہاں پہ اپنا ریکارڈ کرواؤں گا. جس پر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ جس شخص پر آپ نے الزام لگایا وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے، کیونکہ جرا کرنا ان کا حق ہے اور عدالت ون سائیڈڈ چیز جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتی ہے، دونوں فریقین کو سنا جاتا ہے. جس پہ ابصار عالم نے کہا کہ وہ اس کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا جو اب کے چیئرمین ہیں پیمرا کے سلیم بیگ، ان کو بھی بلایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ ابصار عالم نے کچھ شخصیات کے حوالے سے بات کی ہے تو کبھی آپ کو بھی پریشرائز کیا گیا، جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے کبھی بھی پریشرائز نہیں کیا گیا. اس پر ان کا ابصار عالم نے کہا کہ یہ خوش قسمت ہے ورنہ ہمیشہ پریشرائز کیا جاتا ہے. اس پہ سلیم بیگ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر جو ہے وہ عمل نہیں کیا گیا، آپ نے کچھ احکامات جاری کرنے تھے جو کہ آپ نے نہیں کیے، تو کیا اب بھی آپ اوپر سے آرڈرز کے منتظر تھے؟ اور عدالت بار بار سلیم بیگ سے یہ پوچھتی رہی کہ وہ کون تھا جس کے کہنے پہ آپ نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی، لیکن وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر پائے اور آخر میں جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے خود یہ دائر کی ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو شیخ رشید ہیں ان کے وکیل جب آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کا شیخ رشید سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، لیکن امان اللہ قمرانی یہ بتائیے کہ مجموعی طور پر درخواستیں کتنی تھیں اور کتنی واپس ہو گئیں؟ باقی بھی ہیں کوئی یا ساری واپس ہو گئی ہیں نظر ثانی کی درخواست؟ جی بالکل 9 درخواستیں دائر کی گئی تھیں، درخواستیں جو ہیں وہ واپس کر لی گئی ہیں اور ابھی جو ہے الیکشن کمیشن کی ہے، اس کے علاوہ پیمرا کی ہے اور شیخ رشید والی جو درخواست ہے اس کو خارج نہیں کیا گیا کیونکہ شیخ رشید کو ایک اور موقع دیا گیا ہے کہ وہ خود آئیں اور جو ہے اس درخواست کو پرسو کریں، لیکن اگر وہ اگلی پیشی پہ اگلی سماعت پہ نہیں آتے تو پھر ان کی درخواست بھی خارج کر دی جائے گی. الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ جو الیکشن کمیشن کی بھی درخواست جو ہے وہ خارج نہیں کی گئی اور اس کے ساتھ جو پیمرا کی ہے اس کا جو ہے جواب بھی طلب کیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ بتائیں کہ 6 چلی گئیں 3 باقی ہیں اور آج کے دن جو ہے وہ عدالت بنیادی طور پر یہی سوال پوچھتی رہی کہ وہ کون تھا اور اس کا طور پر عدالت تلاش کرے گی. بہت شکریہ شبیہ نقوی، آپ ہمیں اپڈیٹ کریں گے. ہم ملکی سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے لیکن ابھی بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک. افغان باشندوں کی واپسی کے عمل کو سبوتاژ کرنے کا گھنونا منصوبہ بے نقاب کر دیا گیا. حکومت کی طرف سے بہترین انتظامات کے سبب اب تک 1,26,000 سے زائد افغان باشندے بغیر کسی ناخوشگوار واقعے کے واپس افغانستان جا چکے ہیں. ذرائع کے مطابق ملک دشمن قوتیں اس عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے متحرک ہو چکی ہیں. منصوبے کے مطابق افغان باشندوں کے لیے قائم شدہ کیمپس یا ان کی نقل و حرکت کے دوران شرنگیزی کرنے کا منصوبہ بنایا گیا. مذموم عناصر کو ایسی تصاویر اور ویڈیوز بنانے کا کہا گیا ہے جس میں سیکیورٹی پرسنل کو افغان باشندوں کے ساتھ زور زبردستی کرتے ہوئے دکھایا جائے. تو جو منصوبہ بنایا گیا تھا اس کو ناکام بنایا گیا ہے. عورتوں اور بچوں کو خاص طور پر ان تصاویر اور ویڈیوز میں شامل کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں تاکہ اسے پاکستان کے خلاف اچھی طرح پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جا سکے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اسپین بولدک افغانستان میں لاکڑیوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی گئی ہے جس میں چمن اور اسپین بولدک کے علاقے میں اس مسئلے پر پرتشدد احتجاجی مظاہروں سے انتشار پھیلانے کا منصوبہ بھی بنایا گیا ہے. تو یہ تمام تر جو منصوبہ بنایا گیا ہے اس کے کیا پہلو ہیں جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ نمائندہ خصوصی صدیق ساجد موجود ہیں. صدیق بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، انٹیلیجنس ادارے، انہوں نے اس منصوبے کے حوالے سے جو کہ آنے والے دنوں میں پروان چڑھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے
उसका पता चलाया, और उसकी सबसे बड़ी जो इंफॉर्मेशन जो हमारे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों को मौसूल हुई है वो यही हुई है कि कुछ मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो जो इस वक्त वापसी का एक प्रोसेस है, अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी का अमल, इसको वो सबूताज करेंगे, और इसके लिए जो है वो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं वो इसमें मुतहर्रिक हुई हैं। और मनसूबा यही है कि स्पिन बोल तक अफ़गानिस्तान में लाकड़ियों के साथ एक मीटिंग की गई है। लाकड़ी जो है ये वो होते हैं जो कि बॉर्डर के ऊपर सामान इधर उधर लेकर जाते हैं और फिर मामूली उजरत के तहत ये काम करते हैं, जिसमें चमन और स्पिन बोल तक के इलाके में इस मसले पर पुरतशद्दद पहले एहतजाजी मुजाहरे उनके ज़रिए इंतशार फैलाया जाएगा, और उसके बाद अफ़गान बशिंदे जब अफ़गानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तानी साइड पर होंगे तो जो क्रॉसिंग पॉइंट्स होंगे वहाँ पर उन पर फायरिंग करवाई जाएगी, और उस फायरिंग के ज़रिए भी इंतशार फैलाने की कोशिश की जाएगी। और मकसद इसका यह है कि मुल्क दुश्मन अनासर जो है वो इंतशार फैलाकर पुरअमन तरीके से ये जो वापसी का अमल एक जारी है। सिद्दीक, अब ये मनसूबा जो बनाया जा रहा था ये तो बेनकाब हो गया है, अब इसको नाकाम करने के लिए क्या इक़दाम उठाए जाएंगे? वो परवान ना चढ़ने दें, और जो इस फूल प्रूफ इंतजामात हैं इनकी वापसी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, वो सारे के सारे जो है वो मुकम्मल किए जाएं, और तमाम तर जो प्रोसीजर है, जिस तरह के यहाँ से लोगों को पहले जो इनके लिए सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पे इनको बसों के जरिए जिनको बेचा जा रहा है, ये भी आपको बता दूं कि वहाँ पर भी जो है वो उनके साथ सिक्योरिटी पर्सनल बाकायदा तौर पे हर बस में एक ऑफिसर है, 3 सिक्योरिटी एहलकार हैं, और उसके साथ साथ FIA के लोग हैं, कस्टम्स के लोग हैं, और फिर एक सूबे की पुलिस अगर यानी कि पंजाब से शिफ्टिंग हो रही है खैबर पख्तूनख्वा, तो खैबर पख्तूनख्वा में स्वाबी के मकाम पर उनको पुलिस के हवाले किया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस। फिर आगे से फिर तोरखम बॉर्डर है, वहाँ पर जो प्रोसीजर सारा मुकम्मल करने के बाद उनको आगे भिजवाया जा रहा है ताकि किसी किस्म की कोई जो है वो बदमज़गी ना हो। लेकिन इसके बावजूद मुल्क दुश्मन जो अनासर हैं वो कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा की जाए, जिस तरह के आपने खुद भी बताया कि मनसूबा यही है कि कोई ऐसा कोई सेंटर जिसमें और खुद ये क्रिएट किया जाएगा ड्रामा के, और फिर उसकी वीडियो बनाई जाएगी कि बच्चों को तंग किया जा रहा है, खवातीन को तंग किया जा रहा है, फिर वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया पर डाला जाएगा, और फिर इसको पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि खासे सख्त इंतजामात किए गए हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी, इंतजामात के हवाले से भी, कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं, कैमरास नस्ब किए गए हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तो बड़े फूल प्रूफ सिक्योरिटी के भी इंतजामात हैं, और बाकी जो प्रोसेस है उसको भी बड़ा जो कहते हैं ट्रांसपेरेंट रखा गया है, और उसी जो शफाफ तरीकाकार है उसी का ये नतीजा है कि आप ये खुद देख लें कि जो रज़ाकाराना वापसी भी हुई है 1,40,000 के करीब इस शाम तक लोग जो हैं वो वापस जा चुके हैं रज़ाकाराना तौर पर। तो ये अगर और किसी किस्म की कोई बदमज़गी नहीं हुई है, और लोगों की आप वीडियोस निकाल कर देख रहे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे इदारे ISPR और वजारत दाखिला, वजारत दिफा जारी कर रहे हैं। वापस जाने वाले लोगों का जो रद्द अमल है, जो उनकी गुफ्तगू है, जिस तरह उनका ख्याल रखा गया, वो सारे का सारा इस चीज़ की गवाही देता है कि ये जो लोग जो है जो वापस गए हैं उनको किसी तरीके से कोई तंग जो है वो नहीं किया गया। और सिद्दीक साजिद, हम अपने शो के तवस्सुत से एक बार फिर ये चीज़ बता देते हैं अपने नाजरीन को कि ये वो गैर कानूनी जो मुकीम गैर मुल्की हैं वो वापस जा रहे हैं जो कि कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम नहीं है। और हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म है उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि जो कानूनी तौर पर मुकीम है वो यहाँ पर रह सकते हैं, जिनके पास कागजात हैं कानूनी तौर पर। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और आज से ये लागू हो गया है कि अभी जो आमदोरफ्त होगी वो बाकायदा पासपोर्ट के ऊपर होगी। ये नहीं कि हमने नहीं रोका, अगर जो लोग वापस चले गए हैं अगर इनमें जो वापस आना चाहेंगे तो वो बाकायदा पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगवा कर, जिस तरह एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने का एक प्रोसीजर होता है, वो वापस आ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास सफरी दस्तावेजात मौजूद हैं, कानूनी दस्तावेजात यहाँ पे रहने की मौजूद हैं, रहायशी सबूत मौजूद हैं, उनको किसी तौर पर जो है वो नहीं छेड़ा गया। और ये हर मुल्क को हमारे सिक्योरिटी इदारों ने भी कहा, हमारी वजारत दिफा ने भी कहा कि, और हुकूमत भी की कि हर का मौक़िफ़ है कि हर मुल्क को ये हक हासिल है कि वो अपने जो सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतजामात हैं उसको यकीनी बनाने के लिए, अपने स्ट्रेटजिक मफादात को यकीनी बनाने के लिए जो ऐसे गैर कानूनी तारकीन वतन हैं जिनको वो निकाल के उनके मुल्कों में वापस भिजवाना चाहें। आप देख रहे हैं ना कि 30 से 40 साल तो हमने इनकी मेहमान नवाजी की है, और मुसलसल जो
جو ہے وہ جو ہاں اور اس میں مہمان نوازی میں دیکھ لیں کہ پاکستان کے عوام حکومتیں سارے کے سارے اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالتے رہے، لیکن اب صورتحال ایسی بن گئی کہ جو گزشتہ دنوں دہشت گردی کے واقعات ہوئے تو اس میں افغان باشندے باقاعدہ طور پر ملوث پائے گئے۔ 24 خودکش واقعات میں سے 14 جو تھے وہ افغان باشندے تھے، اور یہ پھر ہماری سیکورٹی فورسز کے اوپر بھی حملہ جو تھے وہ کر رہے تھے، اور بار بار اس حوالے سے افغان حکومت سے بھی معاملہ اٹھایا گیا۔ ابھی بھی یہ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کو اب واپس بھیجا جا رہا ہے تو 49 کے قریب جو ہیں یہ باقاعدہ جو ہے وہ ہولڈنگ جو سینٹرز ہیں وہ بنائے گئے ہیں، اور وہاں پہ اچھا صدیق، ہولڈنگ سینٹرز کے حوالے سے ہی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، اب یہ جو سینٹرز قائم کیے گئے ہیں یہاں پہ بھی ان کا خیال پراپر رکھا جائے گا، خوراک انہیں مہیا کی جائے گی، شیلٹر دیا جا رہا ہے، یہاں پہ کیا پروسیس ہوگا، کتنے دن کا یہ پروسیس ہوگا جس کے بعد یہاں سے ان کا انخلاء ممکن ہو جائے گا؟ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، نہ صرف ان کی خوراک کا خیال رکھا جا رہا ہے، اگر ان کے ساتھ بچے ہیں، خواتین ہیں تو ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، ڈاکٹرز کی ٹیم وہ بھی وہاں پر تعینات کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہاں پہ FIA کے لوگ ان کی رجسٹریشن کا عمل مکمل کر رہے ہیں، اگر کسی کو نادرا کی ضرورت ہے تو نادرا کا سٹاف بھی وہاں پہ موجود ہے تاکہ ان کو واپس جانے کے حوالے سے جو ہے ان کا ریکارڈ اور پھر ان کی سکیننگ باقاعدہ طور پر کی جا رہی ہے۔ یہ کسی کو 1 دن بھی لگ سکتا ہے، 2 بھی 3 دن بھی لگ سکتے ہیں، اور یہ پھر اس کے پھر ان کی واپسی کے حوالے سے جو ان کو واپس بھجوایا جانا ہے، جتنی بھی ٹرانسپورٹ کے اخراجات ہیں وہ بھی سارے کے سارے ہماری جو حکومت ہے وہی جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے، اور بارڈر تک پہنچانے کے حوالے سے مقصد صرف یہی ہے کہ یہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں یہ اپنے وطن واپس جائیں، اور ایک جو پروسیجر پاکستان کا دیگر ممالک کی طرح جو پروسیجر ہے واپس آنے کا کوئی نہ کوئی، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی اگر غیر ملکی پاکستان میں آنا چاہتا ہے جو قانونی پروسیجر ہے اس کو فالو کر کے یقیناً وہ آ سکتا ہے، اور وہ لوگ جو قانونی طور پہ یہاں پہ مقیم ہیں انہیں رہنے کی اجازت بھی دی گئی ہے، لیکن جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا، گھنونا منصوبہ، اس کو بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ صدیق ساجد، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ غیر قانونی جو غیر ملکی یہاں پہ مقیم ہیں ان کے کا یہ معاملہ ہے، کل تک کی ڈیڈ لائن تھی، آج سے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، لیکن کچھ قوتیں ایسی ہیں جو پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایک منصوبہ بنایا جا رہا تھا جس کو بے نقاب کر دیا گیا ہے، اور یقیناً جو اقدامات ہیں اسے مزید سخت کر دیا جائے گا تاکہ اس طرح کے جو منصوبے ہیں انہیں نہ صرف بے نقاب کیا جائے بلکہ ان کا خاتمہ بھی کیا جائے۔ یقینی طور پر اس سلسلے میں ہم ہر وقت تیار بھی رہتے ہیں اور اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں۔ ایک اور اہم نوعیت کا معاملہ جو گزشتہ 26 دن سے دنیا کی توجہ حاصل کیے ہوئے ہے، لیکن اس تصفیے کے حل کے لیے دنیا اب تک کوئی کردار ادا نہیں کر سکی، اور وہ ہے فلسطین۔ فلسطین میں اس وقت بھی اسرائیل کی جو درندگی ہے وہ جاری ہے، اور درندگی میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہسپتالوں اور عبادت گاہوں کے بعد اب غزہ میں پناہ گزین کیمپ بھی نشانے پر ہیں۔ صہیونی فورسز نے جبالیہ میں پناہ گزین کیمپ پر گولہ بارود کی بارش کی ہے۔ مزید 400 سے زائد فلسطینی یہاں شہید ہوئے ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں۔ ریڈ کریسنٹ ویئر ہاؤس، القدس ہسپتال اور ترک دوستی ہسپتال پر بھی بم گرائے گئے۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد مجموعی طور پر ان 26 دنوں میں 8,700 سے زائد ہو چکی ہے۔ 4,000 کے قریب بچے اس میں شامل ہیں۔ 23,000 سے زائد افراد مجموعی طور پر زخمی ہیں، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف 26 دنوں میں ہوا ہے، اور یہ حیران کن، پریشان کن اور تشویشناک جو صورتحال ہے، اس جلتی پر تیل کا کام تو ہر کوئی کر رہا ہے، اور ان زخموں پر مرہم البتہ کس نے رکھنا ہے یہ اہل فلسطین سوال پوچھتے نظر آ رہے ہیں، بلکہ غزہ کا بچہ یہ سوال پوچھتا نظر آ رہا ہے کہ ہمارا قصور کیا ہے، اور ہمارے ان زخموں پر مرہم اگر رکھے گا تو رکھے گا کون؟ بالکل ایسی عرب ممالک سے اور عالم اسلام سے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کب اور کس طرح سے آپ آئیں گے اور ہماری مدد کریں گے۔ غزہ میں ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، فلسطینی بنیادی حقوق سے بھی محروم ہو گئے ہیں، اور غزہ کا دنیا سے ایک بار پھر رابطہ کٹ چکا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ کی پٹی پر انٹرنیٹ سروس مکمل طور پر معطل ہو گئی ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کی بھی تصدیق سامنے آئی ہے۔ کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ جو سروسز بحال کی گئی تھیں وہ دوبارہ منقطع ہو گئی ہیں، اور یہ سروسز اس وجہ سے منقطع کی جا رہی ہیں بار بار تاکہ جو ایکچوئل وہاں پہ حقیقت ہے، جو فیکٹس ہیں وہ باہر نہ جائیں۔ لیکن کیسے ہو سکتا ہے 26 دن میں جو حقیقت سامنے آئی ہے، جو اسرائیل کا چہرہ سامنے آیا ہے، جو کہ پہلی دفعہ سامنے نہیں آیا، وہ عالم اسلام کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے، لیکن تمام ہی لوگ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ نہتے فلسطینیوں پر ظلم بند کیا جائے۔ پاکستان نے بھی اسرائیلی بربریت کی ایک بار پھر شدید الفاظ میں مذمت کر دی ہے، اور دو ٹوک موقف اپنایا گیا ہے کہ جو فلسطینیوں پر ظلم اور بربریت کا سلسلہ ہے اسے بند ہونا چاہیے۔ پاکستان کی جانب سے بار بار اس سارے معاملے پر غم و غصے کا اظہار بھی کیا گیا ہے،
اور اقوام عالم سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ اس سلسلے میں جو کردار ادا ہو سکتا ہے وہ کیا جائے۔ سینٹ سے فلسطین سے اظہار یکجہتی کی قرارداد بھی منظور ہوئی ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی قرارداد کی کاپی دنیا بھر کے پارلیمنٹ اور اقوام متحدہ کو بھجوانے کی ہدایت سامنے آ رہی ہے، اور ایسے میں جہاں دفتر خارجہ متحرک ہے وہیں جو پارلیمان ہے اس کا جو کردار ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار سمیت دیگر جو سینیٹرز تھے، چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہوں، جمعیت علماء اسلام کے ہوں یا کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہو، کیونکہ یہ مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کی حمایت کا مسئلہ ہے، پاکستان کی حمایت کے اعادے کا معاملہ ہے، اور اس سلسلے میں تمام ہی سیاسی جماعتیں اپنے اندرونی اختلافات اور معاملات کو پس پش ڈالتے ہوئے یہاں یک زبان ہو کر، ہم آواز ہو کر یہ مقدمہ پیش کر رہی ہیں۔ وزیر خارجہ نے فوری جنگ بندی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ جلیل عباس جیلانی نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ اسرائیل فوری طور پر قابض علاقوں سے واپس جائے اور غزہ میں امداد بھی مہیا کی جائے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی جبالیہ کیمپ پر فضائی حملے کی بھی مذمت سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے قابل مذمت کاموں کو کبھی معاف یا فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ فلسطین کے اوپر جو قبضہ ہے پچھلے کئی برس سے ہے اسرائیل کا، غزہ کے اوپر پچھلے 17 سال سے ایک قبضہ چل رہا ہے اسرائیل کا، لیکن جس طریقے سے 7 اکتوبر کے بعد ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے ہیں، جس قسم کی شہادتیں ہوئی ہیں وہاں پر، جس طرح سے بچوں کو، عورتوں کو اور ان کو شہید کیا گیا ہے، اس کی میرے خیال میں ہماری جو موجودہ تاریخ ہے اس میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ ہم سب کی یہ فرض بنتا ہے کہ فلسطین کے عوام کے لیے ہم اپنی سولیڈیرٹی شو کریں، ان کے ساتھ جتنی بھی حد البسا ہم ان کی مدد کر سکیں، وہ ہمارے لیے ایک قومی فریضہ ہے اور ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، سپورٹ فراہم کر رہا ہے، لیکن جو امریکی شہری ہیں وہ اس کی حمایت میں نہیں ہیں، اور جو اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر حملے کیے جا رہے ہیں، امریکہ جو فنڈنگ کر رہا ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ آخر یہ فنڈنگ کیوں کی جا رہی ہے۔ امریکی شہریوں کا پارا اس وقت ہائی ہے فلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں کے خلاف۔ امریکی سینٹ کے باہر انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو تقریر روکنا پڑ گئی۔ مظاہرین نے ہاتھوں پر سرخ رنگ لگا رکھا تھا۔ امریکی سینٹ میں یوکرین اور اسرائیل کو فنڈز دینے کے حوالے سے بحث کی جا رہی تھی، اور ایسے میں امریکی شہری مذمت کر رہے تھے، ہاتھوں پہ انہوں نے سرخ رنگ لگا رکھا تھا اور وہ فلسطینی شہریوں کے حق میں بات کر رہے تھے۔ دوسری طرف برطانیہ کی لیبر پارٹی کے سربراہ کا بھی گھیراؤ ہوا ہے اور ان پر جو ہے وہ گلیٹر پھینکا گیا ہے۔ عوام کے غزہ میں جنگ بندی کی حمایت نہ کرنے پر ان کی آپ کہہ لیجئے کہ شامت آئی، ان کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے، نعرے بازی کی گئی، مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسٹریم پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیبر پارٹی کے سربراہ نے جنگ بندی کے حق میں بولنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے برطانیہ کی پالیسی بڑی واضح ہے۔ رشی سوناک نے اپنا وزن ڈالا ہے اسرائیل کی طرف، اسی طرح امریکہ ہے، اسی طرح کینیڈا ہے، فرانس، جرمنی ہے۔ تو خیر مجموعی طور پر جو ویسٹ ہے اس کا جو جھکاؤ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اس کے کاروباری مفادات ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور وہ اس سارے معاملے پر بات کرنے سے گریزاں ہیں۔ اس حد تک وہ اس سارے معاملے پر چپ ہیں کہ وہ مطالبہ جو یوکرین کے لیے وہ کرتے رہے، یعنی کہ سیز فائر ہو جائے، وہ سیز فائر کا مطالبہ وہ یہاں پر نہیں کر رہے، جو کہ کسی بھی تنازع میں بنیادی طور پر پہلا مطالبہ ہوتا ہے، بغیر اس فکر اور سوچ کے کہ کون آپ کس کے ساتھ ہیں، کس کے ساتھ نہیں، لیکن خیر یہ نہیں ہو رہا۔ ابھی ہمیں بریک پہ جانے، شاید بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ ساتھ۔ ویلکم بیک۔ پاکستانی ٹیم کی بات کرتے ہیں جو کہ وننگ ٹریک پر واپس آ گئی ہے۔ ورلڈ کپ میں مسلسل 4 شکستوں کے بعد شاہین فتح کے ٹریک پر واپس آ چکے ہیں۔ سیمی فائنل میں پہنچنے کی امیدیں بھی عبید تازہ ہو گئی ہیں، لیکن ہم صرف ہماری اپنی کارکردگی سے یہ امیدیں نہیں جڑی ہوئی۔ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ہماری جیت کے ساتھ ساتھ باقیوں کی ہار سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اب اس وقت پوزیشن ہے کیا پوائنٹس ٹیبل کی، ذرا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سیمی فائنل کے لیے کون سی ٹیم کس پوزیشن پر ہے؟ پوائنٹس ٹیبل پر بھارت ہوسٹ میزبان 12 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، نیچرل ہے۔ جنوبی افریقہ 10 پوائنٹس کے ساتھ یہاں دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر نیوزی لینڈ اور چوتھے پہ آسٹریلیا۔ 5ویں نمبر پر اب ہم آ گئے ہیں پاکستان۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم 5ویں نمبر پر ہیں، لیکن ہمیں ٹاپ 4 میں رہنا ہے اگر ہمیں سیمی فائنل میں جانا ہے۔ گروپ اسٹیج کے اختتام پر ٹاپ 4 ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی، اور ان چاروں میں اگر ہم ہوں گے تو ہم سیمی فائنل کھیل رہے ہوں گے، ورنہ ہم واپس آ رہے ہوں گے، جیسے ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक टू दी न्यूज़ रूम। और न्यूज़ रूम में हम एक बार फिर बात करने जा रहे हैं यकीनी तौर पर आज के दिन, क्योंकि 1 नवंबर है और आज से वो क्रैक डाउन, वो ऑपरेशन, वो एक्शन उसका आगाज़ होने जा रहा था जो गैर मुल्की यहाँ पर मौजूद थे गैर कानूनी तौर पर, उनके लिए जिन्हें पहले रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया था, वो नहीं गए तो उन्हें मुख्तलिफ होल्डिंग सेंटर्स में कैंप्स तक लाया जा रहा है और फिर वहाँ से उनको आहिस्ता आहिस्ता उनके जो आबाई इलाके यानी उनका जो वतन है वहाँ उन्हें रवाना किया जा रहा है। कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है। तो इस तरह से इस वक्त इस फ्रंट पे क्या अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। स्क्रीन पर दूसरा जो हाईलाइटेड इशू आप देखने जा रहे हैं वो फैज़ाबाद धरना केस है। आज के दिन समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने एक साबिक चेयरमैन पैमरा को सुना, उन्होंने एक शख्स पर इल्ज़ाम लगाए तो उस पर सवाल जवाब हुए। फिर मौजूदा जो चेयरमैन पैमरा, उनसे पूछा कि आप पर भी कभी दबाव है, आपको भी कभी किसी ने फ़ोन शोन किया? उन्होंने कहा मुझे नहीं किया किसी ने। फिर एजाजुल हक के जो वकील थे उनको कहा गया कि आपके जो मौकिल हैं उनके वालिद को तो हम सदर पाकिस्तान कह ही नहीं सकते, अदालत का आप मूड इससे समझ सकते हैं। तीसरा हाईलाइटेड इशू आपके सामने है और वो है इंतखाबात से पहले जो सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और जो तैयारियां हो रही हैं सारी, किस जमात का क्या बयानिया है और अब तक किस हद तक वो तैयार हैं, ये सब पे भी बात होगी। खेल के मैदान का भी रुख करेंगे। आज इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए। न्यूजीलैंड की हार हमें चाहिए, न्यूजीलैंड की हार में हमारी जीत है। जी हाँ, तो इस सब पे बात होगी। लेकिन से हम बात कर लेते हैं जो गैर कानूनी गैर मुल्की मुकीम थे और पंजाब हुकूमत की जानिब से, अच्छा उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उस पर भी बात करेंगे लेकिन डिसाइड हमेशा ही होता है। जैसे हम चल रहे होते हैं तो इस बीच में प्रोड्यूसर कहते हैं इस पे उस पे, फिर हम बोलते हैं इस पे, फिर हम बोलते हैं उस पे। तो अभी ये तय हुआ है हाँ कि स्मोक पे हम बात करेंगे। हम आपको बताते चलें कि पंजाब हुकूमत की जानिब से एक बड़ा इकदाम ये उठाया गया है कि सूबे भर में स्मोक एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इसके तहत कुछ हिदायत जारी की गई हैं। तलबा और तालिबात की सेहत के पेश नज़र मास्क को लाजमी करार दे दिया गया है। सूबाई वज़रा को कहा गया है कि वो कल से सरकारी और निजी स्कूल्स के विजिट भी करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि काश्तकार फसलों की बाकियात ना जलाएं, मुनासिब तरीके से इसको तल्फ किया जाए और घरों की तामीर के दौरान मट्टी, रेत और मलबे पर छिड़काव ना करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इसके साथ साथ जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा जाएगा। मोहसिन नकवी ने हिदायत की है कि तमाम मुतल्लिका महकमे फ़ाल तरीके से इंसदाद स्मोक के लिए काम करें। तो पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला सामने आया है और कुछ हिदायत उनकी जानिब से दी गई हैं। ऑल्दो पहले भी ये हिदायत थी, अब कहा गया है कि सख्ती से इन पर अमल दरामद होना चाहिए। खैर, इस मौके तदारुक के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अब हम उसकी बात करेंगे जिसकी बात हम पहले करना चाह रहे थे और वो है गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबूताज करने का भी एक घिनौना मंसूबा जो है वो सामने आया और इसे रियासत पाकिस्तान ने बेनकाब कर दिया है। मुल्क दुश्मन कुव्वतें मुतारिक थी। मज़मूम अनासर को ऐसी तस्वीर और वीडियो के ज़रिए परवान चढ़ाना था कि जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों को अफगान बाशिंदों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करते हुए दिखाया जाए और औरतों और बच्चों को ख़ास तौर पर इन तस्वीर और वीडियोज़ में शामिल करने की हिदायत की गई थी। ज़राए के मुताबिक पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों से इंतशार फैलाने का मंसूबा बनाया गया। मंसूबे के मुताबिक जब अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान की तरफ क्रॉसिंग पॉइंट्स पर हों तो उन पर फायरिंग करवा दी जाए ताकि फौरी इंतशार फैलाया जा सके। मंसूबे का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि इंतशार फैलाकर पुरअमन तरीके से जो ये प्रोसेस हो रहा है इसे सबूताज किया जाए और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं उन्हें ख़राब किया जाए, कशीदगी को परवान चढ़ाया जाए। लेकिन ये मंसूबा बेनकाब हो गया है, आउट इन दी ओपन अब ये मौजूद है और ये सारा प्रोसेस किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, किस खूबसूरती से लोग रज़ाकाराना तौर से वापस चले गए हैं। जो नहीं गए उन्हें भी रज़ाकाराना तौर पर होल्डिंग सेंटर्स तक लाया जा रहा है। रज़ाकाराना तौर पर लोग जो है वहाँ पर रह रहे हैं, खाना पीना हो रहा है और उन्हें रज़ाकाराना तौर पर यहाँ से भेज भी दिया जाएगा। यानी जो तमाम तरह हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हाँ जी बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जो घिनौना मंसूबा था वो बेनकाब हो चुका है और अब इस सिलसिले में मजीद जो इकदाम हैं वो भी उठाए जाएंगे। यकीनन मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो मजीद 23 यहाँ से गिरफ्तारियाँ हुई हैं। तादाद इस तरह 137 हो गई है। कराची से भी 10 तारकीन वतन को धर लिया गया है। उधर इस्लामाबाद के होल्डिंग सेंटर से 64 अफगान बाशिंदों को वतन वापस भेज दिया गया है। हुकूमत का गैर कानूनी तारकीन के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान किया गया है। कराची पुलिस के रज़ाकाराना वापस जाने वालों को रजिस्ट्रेशन कराने की पेशकश भी सामने आई है, जबकि महकमा दाखिला KP ने रज़ाकाराना वापस जाने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार ना करने का ऐलान भी किया है। तो ये तमाम तर इक़दाम हैं जो हुकूमत की जानिब से उठाए जा रहे हैं। कल तक की डेडलाइन थी और कहा जा रहा था कि रज़ाकाराना तौर पर ये लोग वापस चले जाएं और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके बाद फिर ऐसे लोगों को हिरासत में भी लिया जाएगा, होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा और उसके बाद इनको वापस अपने वतन भेजा जाएगा।
इस सब पे बात करने के लिए सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जो गैर कानूनी गैर मुल्की हैं उनको अपने मुल्कों में भेजने की कोशिश की जा रही है और बड़े अच्छे तरीके से इस प्रोसेस को ले जाया जा रहा है। लेकिन अभी कुछ देर पहले ये खबर आई है कि कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर और कुछ कुव्वत ऐसी थी जो कि घिनौना मंसूबा बना रही थी जिसमें पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी और जो ताल्लुकात हैं पाक अफगान उसको भी ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब ये मंसूबा जो है वो बेनकाब हो गया है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम खबर है और बर वक्त खबर है। उसकी वजह ये है कि देखिए, ये जो मकसद है जो इलीगल गैर मुल्की पाकिस्तान में मुकीम रहे हैं इतने अरसे से, उनको अपने मुल्कों को वापस भेजने का उसका बुनियादी मकसद यही था, क्योंकि इनमें से कई लोग जो हैं बदकिस्मती से वो दहशतगर्दी और दीगर जुराइम में मुलविस थे। तो यकीनन वो अनासर जो कि इन गैर मुल्कियों में मुकीम रहते हैं, इनके साथ रहते हैं या इनके साथ रवाबित और मामलात को डील करते हैं, और जिनको ये नज़र आ रहा है कि जब तमाम इलीगल गैर मुल्कियों को यहाँ से वापस भेजा जाएगा तो उनके गिर्द कानून का दायरा तंग हो जाएगा, तो यकीनन वो चाहेंगे कि इस प्रोसेस को सबोताज करें, इसको डिसरप्ट करें और इसके ज़रिए से वो मामलात को ख़राब भी करें और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पर भी असरअंदाज हों, और साथ ही साथ पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी जो इमेज है उसको भी ख़राब करने की कोशिश करें। तो मेरी इस हवाले से अब सबसे पहले तो अफगान भाइयों से ये अपील है कि वो इंतहाई बुर्दबारी का, दानिशमंदी का और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, और तमाम जो रेलेवेंट इदारे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं और सरकारी हुकाम हैं, उनके साथ पूरी तरह ताउन करें। अगर उनके सामने कोई ऐसी हरकत होती है या कोई इंफॉर्मेशन उनके इल्म में आती है तो वो फौरन शेयर करें, क्योंकि इसमें उनकी भी सलामती ताकि बेहतर बनाई जा सके और कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना हो जिससे। और सैयद मोहम्मद अली साहब, आपकी बात को मैं इंडोर्स करना चाहूँगी। ऐसा भी है कि इन्हें ये बात भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने बहुत सालों इन्हें होस्ट किया है और बहुत अच्छे तरीके से होस्ट किया है, लेकिन अब जबकि बात मुल्क की सलामती के हवाले पे आ जाती है और मुल्क के दिफा के लिए जब बात आती है, तो अब ये कहा जा रहा है कि जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम है लोग, वो अपने वतन वापस चले जाएं। जैसे वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि जो कानूनी तौर पर मुकीम है वो रह सकते हैं। जी बिल्कुल, और इसमें दो नुकात मेरे और हैं। दूसरी बात ये है कि मैं उनको ये भी बावर कराना चाहता हूँ अपने अफगान भाइयों को। देखें, अगर वो अभी इस वक्त कागजात मुकम्मल नहीं कर सके या उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो दोबारा अपने मुल्क से पहली तारीख यानी कि आज के बाद से प्रॉपर वीज़े के ज़रिए अप्लाई करके किसी भी मकसद से जो कि लॉफुल है, डॉक्यूमेंटेड है, पीसफुल है, उसके लिए दोबारा पाकिस्तान आ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरी अपील अफगान हुकूमत और हुकाम से होगी कि वो इस तमाम जो प्रोसेस है इसको पीसफुली और एमिकेबली कंप्लीट करने के लिए पाकिस्तान के हुकाम और तमाम रेलेवेंट इदारों के साथ मुकम्मल ताउन करें, ताकि कोई ऐसे जो स्पॉयलर्स हैं, ऐसे अनासर जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात को ख़राब करना चाहते हैं, वो अपने मज़मून मकासद में कामयाब ना हो, और जो हमारे दरमियान एक अच्छे ताल्लुकात हैं उसका सिलसिला जो है। मोहम्मद अली साहब, आपने स्पॉयलर्स का जिक्र किया है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें तैयार रहना चाहिए? ये स्पॉयलर्स जो हैं कोई रिएक्शन भी दे सकते हैं? जी डेफिनेटली। देखिए, मैंने कहा जिस तरह के वो अनासिर जो कि इन इलीगल गैर मुल्कियों की पाकिस्तान में मौजूदगी का जराइम के लिए, दहशतगर्दी के लिए, स्मगलिंग के लिए फ़ायदा उठाते हैं, यकीनन इस वक्त वो ऐसे मौके की ताक में होंगे कि किसी तरह ये प्रोसेस डिसरप्ट हो, तो हमें उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाना है। इसके लिए मैं तवक्को करता हूँ कि जो अफगान भाई हैं हमारे, वो भी पूरी तरह तमाम हुकाम से ताउन करेंगे, और साथ ही साथ जो अफगान हुकूमत है वो भी एक दानिशमंदी का मुजाहरा करेगी, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान न सिर्फ ताल्लुकात पे कोई फर्क न पड़े, बल्कि हमारे शहरियों की जान, माल और इज्जत मुकम्मल तौर पर महफूज और यकीनी बनाई जा सके। और मोहम्मद अली साहब, दूसरी जानिब अगर हुकूमत की आप काविशों को देखें तो आप किस तरह से देखेंगे कि पहले कहा गया कि जो कानूनी तौर पे मुकीम है वो रह सकते हैं, उसके बाद होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं, वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाएगी जब तक ये लोग यहाँ पर रहेंगे, और उसके बाद इन्हें अपने मुल्क में भेजा जाएगा? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो ये कि ये खुशाइंद है
کہ ہم جن غیر ملکیوں کو واپس بھیج رہے ہیں جو کہ جن کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں تھی یا وہ انلیگلی مقیم تھے، تو ان کے ساتھ بھی ہمارا جو رویہ ہے وہ مؤدبانہ ہے، پروفیشنل ہے، اور اس میں کوئی نفرت کا یا حتیٰ کہ عزت کا پہلو نہیں ہے۔ ہم صرف ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اگر فیوچر میں پاکستان آنا چاہتے ہیں تو وہ تمام تر ٹھیک ہے، پاکستان کی جانب سے صرف یہ توقع کی جا رہی ہے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں رہ سکتے ہیں، لیکن قانونی جو پروسیس ہے اس کو فالو کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو غیر ملکی مقیم ہیں یہاں پہ ان کے انخلا کے لیے جو اب عمل شروع ہو گیا اور باقاعدہ طور پہ جو کارروائی ہو رہی ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ اس وقت ایک لیٹسٹ خبر آ رہی ہے، سیکیورٹی فورسز نے ضلع یوب کے علاقے سمبازا میں آپریشن کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا ہے، 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے، اور یہ آج کی کارروائی ہے لیٹسٹ، جس سے متعلق پتہ چل رہا ہے کہ 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، اور سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ کا شدید تبادلہ بھی ہوا ہے۔ 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، یہاں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود برآمد ہوا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز پر یہ حملوں میں اور بے گناہ شہریوں کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں میں یہ لوگ ملوث تھے، جو آج اپنے انجام کو پہنچے ہیں یوب میں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، یہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے ضلع یوب کے علاقے سمبازا میں یہ کارروائی کی گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم، وزارت دفاع اور آئی بی کی فیض آباد دھرنا کے نظر ثانی درخواستیں واپس لینے پر خارج کر دی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی کی نظر ثانی درخواست بھی واپس لینے پر خارج ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے آج کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ ایسے میں چیف جسٹس کی جانب سے کچھ ریمارکس دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سنجیدہ ہی نہیں لیا۔ ابصار عالم نے کچھ شخصیات پر الزامات عائد کیے۔ اگر حکومت کمیشن قائم کرتی ہے تو تمام الزامات کمیشن کے سامنے رکھے جائیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں۔ وزارت دفاع اور آئی بی کی نظر ثانی کی جو درخواستیں ہیں وہ اب خارج کر دی گئی ہیں۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی غیر قانونی، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ فیض آباد دھرنا کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ کون تھا؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو آنکھوں میں دھول جھونکنے کا مترادف قرار دیا۔ ریمارکس دیے کہ آپ نے ٹی او آرز اتنے وسیع کر دیے کہ ہر کوئی بری ہو جائے گا، اربوں روپے کا نقصان ہوا مگر سرکار کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ ٹی او آرز میں کہاں لکھا ہے کہ کون سے خصوصی واقعے کی انکوائری کرنی ہے؟ ہمارا کام حکم کرنا ہے، آپ کا کام اس پر عمل کروانا ہے۔ عدالتی فیصلے پر آج تک عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک صاحب باہر سے امپورٹ ہوئے اور واپس چلے گئے، دھرنا اچانک نہیں ہوا، مینیج کون کر رہا تھا، ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ یہ سوال پوچھے گئے۔ کہا کمیٹی کی رپورٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی آج کی کارروائی میں چیف جسٹس نے حکومت کی جانب سے سارے معاملے پر آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف قرار دیا ہے، اور عمل درآمد سے متعلق بار بار سوال بھی کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت کے دوران چیئرمین پیمرا سلیم بیگ بھی پیش ہوئے اور چیف جسٹس نے ان کی سرزنش کی۔ چیئرمین پیمرا سے کہا گیا کہ اللہ آپ کو لمبی عمر دے، آپ کس سے ڈرتے ہیں؟ چیئرمین پیمرا سلیم بیگ نے جواب دیا، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے یہ کہا کہ اگر آپ سار عالم کے الزامات درست ہیں تو یہ معاملہ وزارت دفاع سے متعلق ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کب قائم ہوئی؟ کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن کہاں ہے؟ ان کی جانب سے پوچھا گیا رپورٹ کس کو دی گئی؟ جسٹس اطہر من اللہ نے جواب دیا کہ یہ کمیٹی کس نے قائم کی ہے، کیا وفاقی حکومت کی منظوری لی گئی تھی؟ انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت قائم کی گئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایسا نہیں ہوا تو کمیٹی تشکیل کا حکم صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس ہے، انتہائی امن نوعیت کا معاملہ ہے۔ 15 نومبر کو ابھی دوبارہ سنا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواست واپس لینے کے معاملے پر شیخ رشید کو نوٹس جاری کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ ضیاء الحق کو سابق صدر نہیں مانتا، عدالت میں ایسی غلط بیانی دوبارہ نہیں کی جائے۔ آئین کے تحت صدر 5 سال کے لیے ہو سکتا ہے، بندوق کے زور پر کوئی صدر نہیں بن سکتا۔ اعجاز الحق کی عدالتی فیصلے میں رپورٹ کی تردید۔ وکیل نے کہا اعجاز الحق اور مظاہرین کے درمیان گٹھ جوڑ کی کوشش جھوٹ پر مبنی ہے۔ بیان حلفی کے مطابق مظاہرین کی کوئی حمایت نہیں تھی، تو انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ جس کی آج سماعت ہوئی، اور بار بار چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے پوچھا گیا کہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا ہے، اور وہ کون تھا جو اس سارے معاملے کو بیک کر رہا تھا، سپورٹ کر رہا تھا ان مظاہرین کی، اور ساتھ ہی ساتھ نام دیا گیا ماسٹر مائنڈ کا، اور پوچھا گیا
कि मास्टरमाइंड कौन था। अभी हम रुख कर लेते हैं इसराइल फ़लस्तीन जंग का। इसराइल ने दरिंदगी की इंतहा कर दी है। अस्पतालों और इबादत गाहों के बाद गज़ा में जो पनाह गुज़ीन कैंप्स थे वो भी अब निशाने पे हैं। सेहूनी फोर्सेस ने जबालिया में पनाह गुज़ीन कैंप पर गोला बारूद की बारिश कर दी है। मज़ीद 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हैं। रेड क्रेसेंट, वेयर हाउस, अल-कुदस अस्पताल और तुर्क दोस्ती अस्पताल पर भी बम गिराए गए हैं। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 8700 से ज़ायद हो गई है और तकरीबन 4000 के करीब बच्चे इसमें शामिल हैं। 23000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं जो कि अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। वो अस्पताल जहाँ पे जो ज़रूरी सामान है, अद्वियात हैं, वो भी मुयस्सर नहीं है और ऑपरेशंस बगैर एनेस्थीसिया के हो रहे हैं। ये सूरत हाल है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है। खैर, गज़ा में जुल्म की इंतहा ये है कि फ़लस्तीनी बुनियादी हुकूक से महरूम है। गज़ा का दुनिया से एक बार फिर से राबता मुनक़ता है, कट गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गज़ा की पट्टी पर इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं, जबकि टेलीकम्युनिकेशन कंपनी पालटेल की भी इसकी तस्दीक सामने आ रही है। कंपनी का कहना है कि जो सर्विसेज बहाल की गई थी वो दोबारा मुनक़ता हो गई हैं, जबकि इस सिलसिले में जो एलन मस्क ने ऐलान किया था उन्हें उस पर भी काफ़ी ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसी से मिलता जुलता उन्होंने ऐलान यूक्रेन के लिए किया था, बाद में जब फ़लस्तीन के लिए किया तो दुनिया का यूक्रेन के लिए नुक्ता नज़र और है और फ़लस्तीन के लिए नुक्ता नज़र और है। ये है 2023। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म जारी है और पाकिस्तान में भी मुसलसल एहतजाज हो रहा है, अवामी सतह पर, सरकारी सतह पर। सेनेट में फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती की करारदाद मंजूर हुई और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इस करारदाद की कॉपी दुनिया भर की पार्लियामेंट्स और अक़वाम मुत्तहिदा को भिजवाने की भी हिदायत की है। जी, यहाँ पाकिस्तान की जानिब से भी मजम्मत की जा रही है और एक करारदाद मंजूर कर ली गई है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म बंद करो, पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है, जबकि वज़ीर ख़ारजा ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है। जलील अब्बास जिलानी ने खिताब में कहा है कि इसराइल फौरी तौर पर काबिज़ इलाकों से वापस जाए और गज़ा में इमदाद मुहैया की जाए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जबालिया कैंप पर फ़ज़ाई हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, ऐसे काबिल मजम्मत कामों को कभी माफ़ या फरामोश नहीं किया जा सकता। फ़लस्तीन के ऊपर जो कब्ज़ा है पिछले कई बरस से है इसराइल का, गज़ा के ऊपर पिछले 17 साल से एक कब्ज़ा चल रहा है इसराइल का। लेकिन जिस तरीके से 7 अक्टूबर के बाद उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए हैं, जिस किस्म की शहादतें हुई हैं वहाँ पर, जिस तरह से बच्चों को, औरतों को और उनको शहीद किया गया है, उसकी मेरे ख्याल में हमारी जो मौजूदा तारीख़ है उसमें उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि हम सब की ये फ़र्ज़ बनता है कि फ़लस्तीन के अवाम के लिए हम अपनी सॉलिडारिटी शो करें, उनके साथ जितनी भी हतल बसा हम उनकी मदद कर सकें, वो हमारे लिए एक कौमी फरीज़ा है और हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। खैर, ये पाकिस्तान का एहतजाज है, पाकिस्तान की पुकार है। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज और हमास में गज़ा के जुनूब और शिमाल मगरब में घुमसान कारण है और 35 इसराइली फ़ौजी अभी तक बताया जा रहे हैं मारे गए हैं। हलाक इसराइलियों की तादाद यूँ 1407 हो चुकी है। अल-क़िसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा का कहना है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, हमें अभी बहुत कुछ करना है। गज़ा को दुश्मन का कब्रिस्तान बना देंगे, ये हमास ने कह दिया है। और दूसरी तरफ इसराइल का मौक़िफ़ ये है कि अगर सीज़ फायर होता है तो उसका एक ही मकसद है, वो ये है कि हमास हथियार डाले। बिल्कुल ऐसे ही है और इसी तरह से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। आलमी बरादरी का जो मुर्दा ज़मीर है वो कुछ जानने लगा है। वो इस तरह से कि बोलिविया ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं, कोलंबिया और चिली ने इसराइल से सफ़ीर वापस बुला लिए हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन के न्यूयॉर्क ऑफिस के सरबराह मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इंसानी हुकूक की पामालियाँ रुकवाने में नाकामी पर क्रेग मुखबर ने इस्तीफ़ा दे दिया है और गज़ा में जो हो रहा है वो हर लिहाज से नस्ल कुशी है। इसराइल का मकसद आबाई फ़लस्तीनियों की बाक़ियात को ख़त्म करना है। फ़लस्तीन में यूरोपी नस्ल परस्ती का आबादकारी का मंसूबा अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। अमरीका, बरतानिया और बेशतर यूरोपीय ममालिक को बराबर का इसमें शरीक करार दिया जा रहा है और क्यों ना करार दिया जाए जब मुकम्मल तौर पर उनको पुष्ट पनाही हासिल है इसराइल को, अमरीका और बरतानिया की। इसराइल को फ़लस्तीन पर हमलों के लिए फंडिंग क्यों की गई, अमरीकी शहरियों का भी पा रहा है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। एक अहम सवाल ये है कि आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ बरी होंगे या नहीं। एहतसाब अदालत लाहौर ने फैसला महफूज कर लिया है। बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। जज अली जुल्करनैन ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर यह फैसला महफूज किया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिमान पर जुर्म साबित होने का इम्कान नहीं है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की फाइंडिंग से इत्तफाक करता हूँ। तो फैसला महफूज हो गया है और बीच में हल्का सा कह भी दिया गया है। आशियाना रेफरेंस का ये मामला है, लेकिन इसमें अभी हैरानी की बात यह है कि कल के दिन हमने रिपोर्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया कि हतमी फैसले ना करें। तो अब देखते हैं कि ये उस तनाजुर में इसको रोक दिया जाता है या नहीं रोका जाता। खैर, आसिफ अली जरदारी की भी पेशी होगी। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में साबिक सदर को एहतसाब अदालत का बुलावा आ गया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 18 दिसंबर को उन्हें तलब किया है। नोटिस इस सिलसिले में जारी कर दिए गए हैं। साबिक सेक्रेटरी एजाज अहमद खान, अली अकबर, अब्दुल नदीम भुट्टो और एजाज मेमन को भी पेश होने की हिदायत कर दी गई है। अली अकबर और इसके अलावा ख्वाजा अब्दुल गनी मजीद, मिनाहिल मजीद समेत 15 मुलज़िमों को भी नोटिस जारी हो चुके हैं। तो नैब तरमीम वापस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से नैब के रडार पर हैं ये सियासी शख्सियात और ये सारे मामलात इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है कि ट्रायल तो करते रहें लेकिन हतमी फैसला जारी ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हम मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात कर लेते हैं। ओवरऑल के वतन वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जनाब मुतहरिक हो गए हैं। पार्टी इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया है। कुछ अहम फैसले भी किए गए हैं। नवाज शरीफ 10 नवंबर से मुल्क भर में दौरों का भी आगाज़ करने जा रहे हैं। आम इंतखाबात के लिए कारकुनों को मुतहरिक किया जाएगा। पार्टी टिकटों की तकसीम के लिए पार्लिमानी बोर्ड की खुद निगरानी भी करेंगे। नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि इक़्तिदार मिला तो इंसाफ के इदारों को मजबूत करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब जो कि मुतहरिक नज़र आ रहे हैं 10 नवंबर से बाकायदा तौर पे वो दौरों का भी आगाज़ करने जा रहे हैं। लेकिन मैच के हवाले से मैच के हवाले से अपडेट ये है कि जी तीसरा खिलाड़ी न्यूजीलैंड का पवेलियन वापस चला गया। 56 पे 11वें ओवर का खेल जारी है। तो कौन से इंसाफ के इदारों को मजबूत करना उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म ने वो ना हो। साउथ अफ्रीका की गिरफ्त जो है वो मैच में मजबूत हो रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ रही है। आम इंतखाबात की मुहिम में नवाज शरीफ की मीनार पाकिस्तान पर तकरीर ही बयानिया करार पाई है। मुफाहमत की पॉलिसी की सब शुरका ने हिमायत कर दी है। नून लीग के ज़राए अभी ऐसा दावा करें। सबसे पहले शहबाज शरीफ ने खिताब किया। 16 माह की मुफाहमाना हुकूमत की कामयाबी का उन्होंने जिक्र किया। ज़राए ऐसा बता रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट समेत सबसे मुफाहमत का रवैया रखा। कामयाबी मेरी, शहबाज शरीफ ने यह कहा। ना वो मेरे दायरा इख्तियार में आए ना हमने कोई मुदाखलत की। शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा है और कहा है कि PDM की इत्तेहादी हुकूमत थी, किसी को नाराज़ भी नहीं किया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी अपने खिताब को मीनार पाकिस्तान पर जलसे में तकरीर तक ही महदूद रखा। तो मुफाहमत की पॉलिसी जो है वो नया बयानिया है। शेख रुहील असगर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये ज़राए से खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ना उन्होंने मुदाखलत की ना हमने कोई मुदाखलत की। इस जुमले का दूसरा हिस्सा आप समझते हैं कि हो भी सकता था? हेलो शेख साहब, आवाज़ आ रही है? जी, अब आ रही है आवाज़। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने जब अपने खिताब में जब 16 माह की कारकर्दगी बताई तो कि किस तरह से मुफाहमत होती रही और सब चलता रहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने ना हमारे काम में मुदाखलत की ना हमने उनके काम में मुदाखलत की। इस जुमले का दूसरा हिस्सा समझते हैं हो सकता है इसकी गुंजाइश थी? ठीक है, इसमें कौन सी दो राय है। ठीक, बिल्कुल सही दुरुस्त बात की है और होना भी ऐसी चाहिए। किसी का अपना अपना एक डोमेन है, उस डोमेन में अगर रहेंगे तो फिर बड़ा काम बड़ा चलेगा। ठीक है, बयानिया फिर बिलाखिर मुस्लिम लीग नून का तय पा गया और वो मीनार पाकिस्तान वाली तकरीर ही है। मुफाहमत आपका बयानिया? नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि देखिए मैं बड़े अच्छे से बात कह रहा हूँ। जो आपका इंस्टीट्यूशन है उनका अपना अपना एक तरीका है, अकाउंटेबिलिटी का एक तरीका ना। अब जैसे एस्टेब्लिशमेंट है उनका अपना एक तरीका है, अकाउंटेबिलिटी का जो आपकी जुडिशरी है उसका अपना एक तरीका है। शेख साहब, आपको सुनने में कुछ मुश्किल हुई, आपसे ज़रा दोबारा रब्ता करते हैं ताकि आपको हम क्लियर तरीके से सुन सकें। मुस्लिम लीग नून के कायद पाकिस्तान आ चुके हैं। बयानिए को लेकर मामलात, फिर जो उम्मीदवार होंगे उन सारे लोगों को लेकर डिस्कशन हो रही है, दरख्वास्तें मांगी जा रही हैं। आइंदा आने वाले दिनों के लिए सियासी नक्शा क्या होगा ये भी कल एहसन इकबाल साहब बता रहे थे कि जो मुख्तलिफ पार्टी कायदीन हैं, यानी पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, उनसे भी मुलाकातें होंगी, उनके जो कायदीन हैं उनसे भी बातचीत होगी और एक जो इस वक्त सियासी माहौल है उसमें तनाव को कम करने की कोशिश की जाएगी। शेख साहब हमारे साथ है। शेख साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं आप सही से? सुन रहा हूँ।
आप सुन रहे हो? जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप जरा अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा था कि हर किसी भी इंस्टीट्यूशन का एक तरीका है, ये ऐसा नहीं है, ये एक डेमोक्रेटिक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हर कोई इसको इसकी अकाउंटेबिलिटी कर लेता है। लेकिन जैसे मैंने कहा था जुडिशरी का अपना एक तरीका, वो एक जुडिशल काउंसिल आपके मौजूद रहते हैं, अभी आपने देखा होगा, पढ़ लिया होगा, सुन भी लिया होगा कि जो जज साहबान जिनसे कोई गलतियां साजिश हुई हैं उनको वो अकाउंटेबल कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो नोटिस भी हो गए हैं। और जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट का तरीका, उनका भी अपना एक तरीका, वहाँ पे अगर आप समझते हैं किसी शख्स ने ऐसी कोई बदज्यादती की है या उस शख्स ने कोई ऐसी गलत काम किया है तो वो उसका अपना एक तरीका होता है अकाउंटेबिलिटी का। और इंशाल्लाह मैं ये बात ये कहता जा रहा हूँ, जब खुदा करेगा इंशाल्लाह जब मियां साहब मस्जिददार आएंगे तो वो बल्कि एविडेंस के साथ इन अपना जो है आपके उनको वो बताएंगे कि उनके मामलात कैसे खराब किए गए, मुल्क को कैसे। लेकिन इसमें एक मसला है शेख साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसमें एक मसला है। जब आपकी हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, गिला करते रहे शाहराह दस्तूर पर मौजूद बड़ी इमारत से मुताल्लिक, और फिर मौलाना साहब ने धरना भी दिया पार्लियामेंट के गेट के सामने कि आप रेफरेंस दें, लेकिन आप लोगों ने वो रेफरेंस भी नहीं दिया। फिर मुफाहमत की आप लोग बात करते हैं, अब जब सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरने की बात हो रही है, आप समझते हैं कि आप उस फैसले के साथ भी खड़े होंगे जब अमल दरामद से मुतालिक पूछा जाएगा, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा मुतासरा तो आप हैं, वो सारी मूवमेंट। बात ये है कि देखें, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करती है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करने में बात क्या है, और जो फैसला करेगी वो आपकी जो बाकी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या जो भी इदारे हैं वो उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अब उसमें जो हुकूमतें चली गई हैं उनका क्या काम है, उसमें तो उनका कोई रोल नहीं होता ना। लेकिन आप तो मामलात को 2017 तक रिवर्स करना चाहते हैं ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है ना, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो हर एक किसी को मानना पड़ेगा। लेकिन आप 2017 तक मामलात को रिवर्स करना चाहते हैं, और 2017 के मामले की पहली बुनियाद तो फिर वो तहरीक लब्बैक का वो धरना है फैजाबाद वाला। वही अर्ज कर रहा हूँ ना, 2017 हो या 2018 हो, बात तो वहीं पे आ जाती है ना। बात तो मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि जो अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि इस शख्स ने क्या क्या गलती की है तो उसको अकाउंटेबल करेगा, उसका अपना अदारा अकाउंटेबल करेगा। लेकिन अभी आपने जिक्र किया शेख साहब के जो इदारे हैं उनको हम खुद पॉइंट आउट करेंगे, लेट्स से अगर एस्टैब्लिशमेंट के मामलात हैं उनकी तरफ लेके जाएंगे। जब मियां साहब जब अल्लाह करेगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मैं उसी की तरफ आपको मैं उसी की तरफ निशानदेही करना चाह रहा हूँ कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो आप उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब से कुछ खाइफ थे, नाराज थे, शिकायत थी, और मौलाना साहब ने आके धरना दिया और कहा कि रेफरेंस दे। आपने वो धरना भी नहीं दिया, वो रेफरेंस भी नहीं तैयार करके भेजा। बात खाइफ नहीं थे, आप खुद समझदार हैं, आप देख रहे थे कि उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो इंसाफ की तो बात ही नहीं कर रहे थे। आपने रेफरेंस भी नहीं भेजा ना, आपने कहा उन्हीं इदारों का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन रेफरेंस भी नहीं भेजा। आप खुदा के बंदे, आप देखो बात करनी बहुत आसान होती है। रेफरेंस किसके खिलाफ भेजते? बंदयाल के खिलाफ भेजते रेफरेंस, इजाजुल हसन के साथ रेफरेंस भेजते, सदर कौन बैठा हुआ है? आप सिर्फ उसको रिकमेंड कर सकते हैं। रेफरेंस जो दायर करना है या रेफरेंस जो रिकमेंड करके आगे भेजना वो सदर ने भेजना है। तो सदर किसका था? वो सदर भी आप अपने हिस्से का काम तो करते हैं शेख साहब जी, आप अपने हिस्से का काम तो करते हैं। नहीं सर, नहीं ऐसी काम अपनी जगह नहीं करवाते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये इतना आसान होता है? अब आप समझते हैं कि मुफाहमत का बयानिया जब आपने किया है तो ये बड़ा अप्रिशिएट करेगी जो मुस्लिम लीग नून की वर्कर क्लास है, वो अप्रिशिएट करेंगे कि मुफाहमत, क्योंकि उनको तो आपने जीटी रोड पे कहा था कि एहतसाब होगा, मुझे क्यों निकाला? आपको पता नहीं एहतसाब हो रहा है? रोजाना की बुनियाद पे याद पर आप पढ़ते नहीं है या आप देखते नहीं है? नहीं, एहतसाब आपके कहने पे हो रहा है। बस मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, आपने पिन पॉइंट कर दिया, बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब आप पॉइंट आउट कर सकते हैं ना, आपने पॉइंट आउट कर दिया तो अदारों ने उनका एहतसाब शेख साहब, मैं इस सवाल को दोबारा अब आपके सामने पुट करता हूँ। इस वक्त जो एहतसाब हो रहा है ये मियाँ साहब की ख्वाहिश पर हो रहा है, और ये मियाँ साहब की वापसी के साथ सारे मामला जुड़े हुए थे, इसीलिए एहतसाब हो रहा है? ये ऐसा नहीं है। अब आपने कहा मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो मैंने कहा मैं आपके सामने जरा इस चीज को रख दूं। जो खराबी और जो खामियां पैदा की गई थी, अगर आप उसका एहतसाब करेंगे, अगर वो इंस्टीट्यूशन उसका एहतसाब करेंगे अपने उन लोगों का जो उसमें मुलव्वस थे, उससे बेनामी पैदा होगी, उससे इंस्टीट्यूशन का वक़ार बुलंद होगा। एहतसाब ऐसी वक्त में क्यों शुरू हुआ जब मियाँ साहब ने मुतालबा किया और मियाँ साहब वापस आ गए? तो आपके कहने पे हो रहा है? नहीं कर रही ना, मियाँ साहब में तो आना ही आना था यार। मियाँ साहब का घर है, मियाँ साहब का मुल्क है, मियाँ साहब की मिट्टी है, मियाँ साहब के अवाम है, मियाँ साहब में तो आना ही आना।
اب پتہ نہیں کس کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ میاں صاحب آ کیوں گئے. پہلے یہ تکلیف تھی کہ میاں صاحب آ کیوں نہیں رہے, اب جب آ گئے ہیں تو اب یہ تکلیف پہنچ رہی ہے کہ میاں صاحب آ کیوں گئے. اب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب ہو کیا رہا ہے. کسے تکلیف ہے کہ میاں صاحب کیوں آ گئے؟ پتہ نہیں, آپ ہی سوال کرتے جا رہے ہیں. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میاں صاحب اور میاں صاحب کی واپسی, اور آپ نے کہا کہ احتساب ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے. میں تو دونوں چیزوں کو ملا کے آپ سے پوچھ رہا ہوں. میاں صاحب نے تو آنا ہی آنا ہے. ہاں تو 16 مہینے میں تو نہیں آیا جب ان کے بھائی کی حکومت تھی, تب کیوں نہیں آیا؟ جب بلیال بدبخت یہاں بیٹھا ہوا تھا, اب میرے منہ سے غلط بات آپ سن رہے ہیں, تو اس کے ہوتے ہوئے کون شریف آدمی آ سکتا تھا؟ جس قسم کی اس کے فیصلے تھے, جس قسم کا اس کا ایٹیٹیوڈ تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں میاں صاحب یہاں پہ آ کے تو اور مصیبت کو پھنس جاتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اور اب جو احتساب ہو رہا ہے, آپ نے کہا کہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم احتساب ہوتا ہوا, اور آپ کی خواہش بھی تھی وہ احتساب ہو رہا ہے. کیوں ہی انصاف اپنا راستہ بنا رہا ہے, تو میاں صاحب نے فیصلہ کر دیا میں واپس اپنے ملک میں جاؤں گا. ٹھیک ہے, انصاف راستہ بنا رہا ہے. شیخ صاحب وی آر شارٹ ان ٹائم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو. اور مسلم لیگ نون کی رائے آپ کے سامنے ہے, اور انہوں نے بتا دیا میاں صاحب پہلے کیوں نہیں آ رہے تھے. ہمیں پروگرام کا اختتام کرنا ہے. کل ملاقات یہ ہوگی آپ سے اللہ نگہبان.